फिर हम, क्योंकि आज कोई हड़बड़ी नहीं है, तो आराम से हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक को। ओके, तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा कि हाँ सर ये वाला टॉपिक, ये वाला चीज नहीं आया समझ में। ओके, तब हम उसको समझा के फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सारे जो है इसमें जितना भी हम लोग टर्म्स पढ़ते जाएंगे सब आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है सारे टर्म्स। एक भी टर्म आपको नहीं समझ आया तो फिर आगे बढ़ना बेकार है। ओके, so let us introduce first of all dielectrics. We have studied earlier dielectrics के बारे में। ठीक है, dielectrics क्या होता था, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, क्या होती थी। ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता था। ठीक, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, जो जिसमें नॉर्मली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं होता था, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ये क्या करता था, इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप करता था, है ना। इक्वल एंड अपोजिट, है ना, चार्जेस वर इंड्यूस्ड, है ना। तो इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स बोलते थे, याद कीजिए। ठीक है, तो इसमें इसकी वजह से अंदर में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस वेर इंड्यूस्ड ऑन द सरफेसेस, है ना, ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक, शुरुआत में हम लोग बोलते थे या तो नो चार्ज या नेग्लिजिबल चार्ज हम लोग इसमें बोलते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पर्पस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स भी थोड़ा बहुत पढ़े थे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, बता सकते हैं कोई। मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, इट इज जनरली यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। तो हम लोग कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, तो उसमें अब हम लोग आज देखेंगे कि ये एक्चुअल में कैसे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की वजह से कैपेसिटी, किसी भी कैपेसिटर का इंक्रीज कैसे हुआ, ये सीखेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद ये फर्स्ट टॉपिक, ये सेकंड हो गया। ये सब छोटी छोटी बातें थी जो हम लोग को जानना जरूरी था। थर्ड जो है, दिस इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा अभी डिटेल में देखते हैं। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, ये सबसे कॉमन मतलब सबसे बेसिक टॉपिक है इस पूरे टॉपिक का, है ना। सबसे बेसिक सब टॉपिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया तो इसके कॉन्सेप्ट पे आपको पूरा बाकी का टॉपिक समझ में आएगा। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो प्लेट्स ले लेते हैं। ठीक है, ड्राइंग इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, दो प्लेट्स ले लिया। एक जो है आपका पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और एक नेगेटिव प्लेट है। इस तरह से, ठीक है, नेगेटिव प्लेट मतलब नेगेटिवली चार्जेस पे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, तो इसके अंदर में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। ठीक है, तो इसके अंदर में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं इस तरह से। क्या ये टॉपिक ना एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है ढंग से, ठीक है, डिटेल में, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से सीख रहे हैं बना बना। तो हम जानते हैं, जैसे ही इसके ऊपर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब अप्लाई करते हैं, ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये एक्सटर्नल या हम लोग इसको क्योंकि बार बार एक्सटर्नल लिखने में परेशानी होगी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ई नॉट लिख देते हैं। ओके, इसको हम लोग ई एक्सटर्नल की जगह पे ई नॉट लिख देते हैं, जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ठीक है, तो अब इसकी वजह से यहाँ पर अब आप ये समझ सकते हैं कि
यहाँ अंदर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये धीरे धीरे पोलराइज होना शुरू होगा। ये आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। दिस इज योर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ओके, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरह का होता है, एयर भी हो सकता है, पेपर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का मीडियम हो सकता है जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, ठीक। तो अब आप बताइए, इसकी वजह से अंदर में कुछ ना कुछ जो है चार्जेस डेवलप होंगे। तो इधर की तरफ इस वाले सरफेस पे कैसा होगा, ये वाला सरफेस पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताइए। इंड्यूस चार्ज कैसा होगा यहाँ पर, नेगेटिव। नेगेटिव होगा, ये सब जानते हैं आप लोग, तो बोला कीजिए ना। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ओके। और इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, एग्रीड। और हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आएगा, ठीक। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और क्यों होगा, क्योंकि ये पोलराइजेशन की वजह से हुआ, तो इसको हम लोग ईपी बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए, इसका मतलब ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में सबको? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की यस बात सर। समझ में आई? ओके, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने दिया, तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू कितनी होती है प्लेट्स के, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, इस ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन इप्सिलन नॉट या 2 इप्सिलन नॉट? 2 इप्सिलन। 2 इप्सिलन नॉट। इप्सिलन नॉट। ये बच्चा भी सो के उठा है, नींद में कुछ भी बोले जा रहा है। सिग्मा अपॉन इप्सिलन नॉट होगा, ठीक है, इतना। एंड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, उसको हम लोग ईपी बोलेंगे। तो ईपी कितना होगा बताइए। इसको हम लोग यहाँ पर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए ये प्लस सिग्मा है, यहाँ पर माइनस सिग्मा है, ओके। लेकिन जब यहाँ पर हमारा डाइलेक्ट्रिक्स है, तो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर में जब यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनस सिग्मा पी, और यहाँ पर बोलेंगे प्लस सिग्मा पी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक्स, ओके, ठीक है। ये तो इसका जो अंदर में है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इसके जो डाइलेक्ट्रिक्स के सरफेसेस पे जो चार्जेस डेवलप हुए हैं, दिस इज ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, सिग्मा पी अपॉन इप्सिलन नॉट। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है पूरा कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो भी बताइए, आ रहा है तो भी बताइए। आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखें, बोलिए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में था, ठीक है, दिस इज ई नॉट। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन जो है वो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट माइनस ई पी, लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक में? ये हो गया आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ई एन से, या ई से सिंपली कर दीजिए ताकि झंझट ना रहे, ठीक है, समझ गए। सो दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपको, ठीक। अब इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा इनलार्ज करना चाहें,
तो क्या लिख सकते हैं, दिस ई इज इक्वल टू ई नॉट की जगह पे क्या लिखें, सिग्मा अपॉन इप्सिलन नॉट, और ईपी की जगह सिग्मा पी अपॉन इप्सिलन नॉट. So we can say from here that this E is equals to sigma minus sigma p divided by epsilon naught. Any problem यहाँ तक में किसी को? बोलिए. This आ is गया। known as है ना reduced value of electric field, है ना. reduced electric field कितना हुआ, टोटल था, है ना, reduced value of इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ ईपी, और दोनों को डिफरेंशिएट, दोनों को मतलब डिफरेंस निकाल लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एनी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को समझने में कुछ भी? नो सर। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसी से बेस हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या होता है, ये आपको इस पूरे टॉपिक का सबसे मेन पार्ट है. ठीक है, जब हम लोग फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, इस टॉपिक को, ठीक है, तब जाके आपको ये मिलेगा कि हुआ क्या. तो यही आपको सामने आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, ये वैल्यू की जो भी आएगी वो सामने आएगी कि अच्छा फाइनली ये मिला हम लोगों को. ओके, इसको हम लोग देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को. तो ये एक रेशियो, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड बाय के. ठीक है, डिनोटेड बाय के, कैपिटल के. ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होता है, इस के की जो वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू ई नॉट, यानी कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक, और डिवाइडेड बाय ई. ओके, समझ आ रही बात? तो ई नॉट और ई का जो रेशियो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं. ओके, एनी प्रॉब्लम? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है, इसको आप लोग अगर रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ applied electric field intensity to the reduced value of electric field intensity on placing a dielectric between oppositely charged plates is called dielectric constant. ठीक है, समझ आया सबको? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इट इज द रेशियो ऑफ, वी कैन से दैट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग इक्वल टू का साइन भी देते हैं, डिवाइडेड बाय reduced value of electric field. This is the definition of dielectric constant. कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक समझने में तो बताइए. नो सर। ठीक है, ये बिल्कुल सब सीक्वेंस में चलना है, ये सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना. अब देखिए, अब ये आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ बच्चों कि ई नॉट और ई में कौन बड़ा है, ई नॉट और ई में कौन बड़ा है, बताइए. ई नॉट क्या था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ई क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो बचा आपका अप्लाइड में से इंड्यूस्ड को, पोलराइज्ड वाले को माइनस कर दिए, तो ई बचा. तो ई नॉट और ई में कौन बड़ा है बताइए. ई नॉट अप्लाइड. अप्लाइड, यस, वेरी गुड, ई नॉट बड़ा है. ओके, सो अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी, बताइए. के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? बोलिए. ग्रेटर देन या लेस देन 1? यस, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. लेस देन 1 कौन बोल रहा है, आर्यन? क्यों? अरे भाई, किसी का डिनोमिनेटर, ये देखो, अगर ये के की वैल्यू अगर ऊपर बड़ा है, ठीक है, ये मान लीजिए 10 है और नीचे 8 है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हुई या छोटी हुई? न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. अगर ऊपर न्यूमरेटर छोटा होता, डिनोमिनेटर बड़ा होता, तो ये वैल्यू लेस देन 1 होती है. ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ठीक है,
तो आपका न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये जो अभी हमने कंक्लूजन निकाला, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका बहुत ही बड़ा रोल आने वाला है, अभी हम लोग आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, ये बेसिक अभी हम लोग सीख रहे हैं, जो भी हमारा फाइनल डेरिवेशन होगा उसमें ये सब काफी इंपॉर्टेंट आपको समझने में मदद करेगा, जो फाइनल डेरिवेशन है। यहाँ तक सबको समझ आया? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? बोलिए। Yes. ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको ये समझ में आ गया कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका रेशियो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। एंड दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 1। ठीक है, इट कैन नेवर बी लेस देन 1 बिकॉज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों को आ गया समझ में। उसके बाद हमने छोटा छोटा एक दो टर्म जो है वहां पर पोलराइजेशन वेक्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन वाली क्लास में। दिस पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो अब उसको हम लोग दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, उसका भी हम लोग को यूज हो सकता है। ठीक है ना, तो उसको छोड़िए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये भी टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ में। जैसे बताया था कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एयर को 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस या इतना सॉरी 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई करेंगे तो उससे यहां तक जो है ना वो लोड ले सकता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा अगर हम लोग वैल्यू बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, देन एयर विल बी ब्रेक डाउन। ठीक है, एयर क्या होगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, मीन्स वो मतलब कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसकी यहाँ तक वो इंसुलेटेड रहता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद वो उसका इंसुलेशन मतलब कि खत्म हो जाता है, इंसुलेशन प्रॉपर्टी, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है आपको नोट्स में दे देंगे हम। इसकी डेफिनेशन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू डाइलेक्ट्रिक विदाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड। ठीक है, जैसे ये एयर है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना दैट कैन बी विथस्टैंड बाय अ डाइलेक्ट्रिक, है ना, विदाउट ब्रेकडाउन। ठीक है, विथस्टैंड है ना बाय अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आई होप कि ये समझ में आ गया आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। इफेक्ट ऑफ conducting slab when kept between the plates of capacitor, between the plates of a capacitor। ठीक है, तो अब हमने दो प्लेट्स के बीच में है ना क्या किया, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब रखा। एक बार कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे और एक बार डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें इस पेज पे डायग्राम सही रहेगा बनाना। अच्छा, इसका हमने एक मिनट,
एक चीज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो है ना फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रिक, ये इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ब्रेकडाउन, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू वी ब्रेकडाउन, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ये बिल्कुल कॉमन सा फॉर्मूला था जो उसके बेस पे था, है ना, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन विथस्टैंड अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये इस टॉपिक का मतलब ये छूट गया था, इसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम कंडक्टिंग स्लैब वाला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग को सब अच्छे से याद है, फॉर्मूला वगैरह, न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। Yes, sir. कंडक्टिंग स्लैब का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? ये डाइलेक्ट्रिक है या नहीं? No, sir. नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कंडक्टिंग प्लेट ये है, ठीक है, और ये आपका क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इसको हम लोग इस तरह से पैरेलल प्लेट वाले को दिखा देते हैं। एक प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट ये हो गया। इस प्लेट पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। ये डायग्राम आप थोड़ा सा भावनाओं में समझ लीजिएगा, ठीक। और जब इसमें हमने ये आपका कंडक्टिंग है, दिस इज कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है, स्लैब। अब इसमें क्या होगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक, इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अंदर में इसकी वजह से इंड्यूस्ड चार्जेज होंगे, बोलिए यस और नो। अंदर में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस जगह पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ अंदर में, बोलिए, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, है ना, ई इंड्यूस्ड। अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये जो है बाहर में है, दिस इज ई नॉट जो हुआ करता था, ठीक, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसमें ये देखिए कि जो दोनों प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज डी, ओके, एंड द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज टी, स्मॉल टी। डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कंडक्टिंग प्लेट का जो थिकनेस है, दिस इज स्मॉल टी, ओके, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है, यानी कि जो इनसाइड है, इनसाइड दी, है ना, स्लैब बोल सकते हैं, वो कितना होगा बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? कोई नहीं बताएगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब कितना होगा बताइए?
कोई भी नहीं? हे भगवान, कितना हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो जीरो। होता है। नहीं पढ़े? नहीं पढ़े हैं? अरे अंदर में पढ़े। यहाँ पर जो होगा, ठीक है, वो जीरो होगा। कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज भी पढ़े हैं, जो मैंने बोला था ना इन सब का यूज होगा आगे चल के, ठीक है। सर। So therefore we can say that this electric field, ये ध्यान से समझिएगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओवर द रीजन, है ना। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा? यानी इस रीजन में तो करेगा नहीं, ठीक है। ये पूरा रेंज आपका d माइनस टी था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा? इस रीजन में और इस रीजन में, ठीक है। तो ये जो टी वाला जो पोर्शन है ना, इसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो और ये पूरा जो गैप है वो डी है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक डी है। तो ये टी को हटा दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओवर द रीजन डी माइनस टी ओनली। यस और नो? क्योंकि अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा किसी को? यस सर। आ रहा है? तो देयरफॉर जो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिखेंगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अप्लाइड है, कितना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कितना है? E इक्वल्स टू वी अपॉन डी होता है ना। तो V इक्वल्स टू क्या होगा? E इंटू डी। तो E हमारा कितना है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, है ना। और इनटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना लेंगे? T लेंगे या D माइनस टी लेंगे या D लेंगे? डी माइनस टी। D माइनस टी, यस, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलन नॉट इंटू डी माइनस टी। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो बोलिए। सर। नहीं है, ठीक। अब इसी को हम लोग और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो V इक्वल टू सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं, दिस सम चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा की जगह पे लिख दिया चार्ज पर यूनिट एरिया, इप्सिलन नॉट और डी माइनस टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखिए ये आसान है, अभी इसके आगे वाला और भी डेरिवेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं समझ आएगा तो फिर अगला वाला और भी नहीं समझ आएगा। तो जहां तक नहीं समझ आ रहा है आप तुरंत पूछिए। आ गया यहाँ तक सबको समझ में? जो पोटेंशियल हो गया दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो कितना हो गया? दिस वन, ठीक है। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस जो हो जाएगा, है ना, C, हम लोग जानते हैं C इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन V, ठीक है। तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V, V की जगह पे क्या रख दें? Q डिवाइडेड बाई A इंटू इप्सिलन नॉट इंटू D माइनस T। ओके, so we can say that this C इक्वल टू कितना हो गया? this C इक्वल्स टू कितना हो गया? Q और Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये Yes. इप्सिलन नॉट इंटू A और डिवाइडेड बाई, है ना, D माइनस T हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में मैथमेटिकली? ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ कि ये जो C है, दिस इज इक्वल टू इप्सिलन नॉट इंटू A। अब क्या है, हम लोग इसको क्या करना चाह रहे हैं? इसको हम लोग ये चाहते हैं कि जो एक्चुअल, जो मान लीजिए सपोज ये नॉर्मली, है ना, कैपेसिटेंस अगर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में, तो C इक्वल टू कितना होता है आपका? C नॉट। इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट था, तो जब उसमें कोई भी कंडक्टिंग स्लैब नहीं था, तो वो हो जाता है इप्सिलन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई D। ये होता है आपका C नॉट, यही होता है ना C नॉट, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसके प्लेट के बीच में कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब इसमें जो नया कैपेसिटेंस आया उसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इप्सिलन नॉट इंटू A अपॉन D, है ना। तो D हमने यहाँ से क्या किया, नीचे में जबरदस्ती कॉमन ले लिया उस फॉर्मेट में लाने के लिए, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखिए डी जब कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस माइनस में क्या लिखें बताइए बताइए यहाँ पर ताकि टी आ जाए क्या लिखें टी लिख दें या हाँ माइनस टी लिख दें तो ये फिर बैलेंस हो जाएगा अगर टी लिखेंगे तो क्या लिखना चाहिए कि ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेम वही चीज आ जाए डी माइनस टी आ जाए ये मैथ्स की ये हालत है आप लोगों की इतना सिंपल सा पूछ रहा हूँ कि मैं अभी देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डी माइनस डी टी बनेगा बनेगा ना लेकिन यहाँ डी माइनस टी है तो क्या रखें यहाँ पर कि हमारा ये सिर्फ टी बचे ओपन करने के बाद ब्रैकेट T by D. यस टी बाई डी कौन बोला श्रेया. वाह वेरी गुड देखिए ना इसको टी बाई डी रखेंगे तब ना ये डी और डी कैंसिल होगा तो फिर सिर्फ टी बचेगा बोलिए बाकी लोग समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ रहे हैं सर तो ये देखिए ये जो पार्ट है इप्सिलन नॉट इंटू ए बाई डी ठीक है इस पार्ट को हम लोग और कुछ लिख सकते हैं इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं दिस इज सी नॉट अभी हमने देखा था ऊपर ठीक है कोई प्रॉब्लम Yes, किसी sir. को तो दिस सी इज इक्वल टू इप्सिलन नॉट इंटू ए बाई डी इज सी नॉट और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी बाई डी ठीक है ओके ओके Yes, तो sir. ये आपका जो है ये बन गया आपका कैपेसिटेंस आपका चेंज हो गया पहले के रिस्पेक्ट में है ना इतना बन गया कि मतलब हाँ, पहले आपका कैपेसिटेंस जितना था उसमें इतना टाइम्स वो चेंज हो गया 1/t माइनस डी ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत अगर आप इसमें क्या कर लें d को है ना t के बराबर बना दें यानी कि पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है कि अगर पूरा का पूरा जो दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन था उस सेपरेशन में अगर आप क्या कर रहे हैं है ना पूरा का पूरा इस कंडक्टिंग स्लैब को डाल रहे हैं तो टी और डी दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल हो जाएगी उस कंडीशन में देखिए कैपेसिटेंस का क्या हाल होगा टी इक्वल्स टू सी नॉट डिवाइडेड बाई ये टी और डी दोनों कट के 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 इस समय में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी समझ आ रही बात सबको कोई नहीं समझ पा रहा है ठीक है और अगर हम इस थिकनेस को टी को अगर 0 मान लीजिए करेंगे तो टी इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये 0/d 0 होगा 1 माइनस 0 1 ही रहेगा तो सी इक्वल्स टू सी नॉट यानी कि थिकनेस यानी कंडक्टिंग स्लैब डाले ही नहीं तो सी जो है वो सी नॉट के बराबर हो जाएगा एग्रीड कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को No, sir. No, sir. ठीक है चलिए ये हो गया आपका यहाँ तक मेन जो पार्ट था ठीक है हाँ मतलब बेसिक बातें अब हम लोग को यहाँ से आगे जो पढ़ना है ठीक है वो है हमारा इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब इसको हम लोग हेडिंग डाल देते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे टफ है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक है ना ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओके इसके लिए थोड़ा सा गंदा गंदा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हम लोग को समझने के लिए सीधा क्यों नहीं बनता है बोर्ड पे तो बहुत सही सही सीधा सीधा डायग्राम बन जाता है ये सब लाइन बोर्ड पे एक बार ड्रॉ कर दो टेंशन खत्म चलिए समझ जाइएगा कि ये सीधा है ठीक है
और अंदर में अब हम लोग को क्या इंसर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर में? इसके अंदर में क्या इंसर्ट करना पड़ेगा? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक। थोड़ा थोड़ा सा डिलीट करके देखते हैं। ये हो गया डिलीट, और यहाँ पर भी नहीं हुआ। ठीक है, ये चलिए, तो ये आपका यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यानी ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट मान लेते हैं इसको। ठीक है, और ये इसको नेगेटिवली चार्ज प्लेट मान लेते हैं। ठीक, और दोनों प्लेट्स के बीच में आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लेके आ रहे हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज, है ना, शुरू से हम लोग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी को? ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल भी आप लोग कमी नहीं कीजिएगा समझने में। मैं एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी बात को भी लेके चल रहा हूँ, तो कोई कंजूसी नहीं करना है इसको समझने में। चलिए, अब ये आपका अंदर में आ गया है डाई इलेक्ट्रिक। पहले इससे पहले हमने कंडक्टिंग स्लैब रखा था। ठीक है, सो दिस इज योर डाई इलेक्ट्रिक, मीन्स नॉन कंडक्टिंग स्लैब है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इसके दोनों अपोजिट सरफेसेस पे इस जगह पर कैसा फील्ड डेवलप होगा, कैसा चार्ज डेवलप होगा? बोलिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इसके सरफेस पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, और राइट साइड वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होना है, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने यहाँ ज्यादा कम बना दिया है। ठीक है, अब इसकी थिकनेस को हमने क्या माना है? टी, स्मॉल टी। ठीक, ठीक है, और जो दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो हमारा स्मॉल डी रहता है, वो हम लोग पहले से ही जानते आ रहे हैं। ठीक है, दिस गैप इज स्मॉल डी। ठीक है, इसको यहाँ के बाद नहीं समझिएगा कुछ। ठीक है, ये खत्म है। चलिए, अब हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ा सा कि अंदर में जो होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर में, ये एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है, तो ये प्लस और माइनस की वजह से डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इंड्यूस्ड कौन सा? पोलराइज हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा आएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नहीं, ठीक है। चलिए, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी बात है। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में अगर बात करें कि इस प्लेट का कैपेसिटेंस, है ना, कितना होगा? सी नॉट, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट। ठीक है, व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट। ठीक है, इस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इसका कैपेसिटेंस होगा। ओके, इसको आप लोग चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। ये अब इसको भूल जाइए फिलहाल, क्योंकि अब आगे चल के इसी के बारे में पूरा लास्ट में ये टर्म आएगा उठ के। ठीक है, नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस, यहाँ तक हो गया। एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू पोलराइजेशन। हम लोग इसका बेसिक अभी तक पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक्स ड्यू टू पोलराइजेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द थिकनेस टी। ठीक है, एंड दिस द ईपी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है,
इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। या फिर ओवर द रीजन, क्या बोलेंगे हम लोग इसमें, ऑफ डी माइनस टी, ठीक है। समझ आ रही है बात? रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को, अपनी बात को ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पर दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगी, ठीक है, ठीक है। जो ई नॉड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपसे अगर पूछें तो हम लोग बताइए ई नॉड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में, कितने डिस्टेंस में वर्क करेगा, ये बताइए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टी में करेगा, डी माइनस टी में करेगा, या टी में करेगा, ये बताइए। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, वो कितने रीजन में वर्क करेगा, अप्लीकेबल होगा, ये बताइए। कोई नहीं बता पा रहा है? -t। D minus T. यस, वेरी गुड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द रीजन D माइनस टी, ठीक है। ओके, अब जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दैट इज ई नॉट माइनस ईपी, ये कितने रीजन में वर्क करेगा, ये बताइए। यस, ये जो है इट विल वर्क इन द रीजन टी रीजन में, ठीक है। समझ नहीं आई बात किसी को? ये टी रीजन में होगा, और ई नॉट जो है ये होगा आपको किस रीजन में, बी माइनस टी रीजन में। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताइए मुझे। आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अंदर में, डाइलेक्ट्रिक के अंदर में दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से अप्लाइड वाला ई नॉट, ठीक है, और ये ईपी इधर, तो अंदर में जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट मिलेगा आपको, दिस इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, ठीक है। तो ये जो है ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई नॉट माइनस ईपी जो है वो वर्क करेगा आपको इसमें अंदर में, ठीक है, यानी कि टी रीजन में, सिर्फ टी रीजन में, ठीक है। और ई नॉट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ के इस रीजन में और इस रीजन में वर्क करेगा। एग्रीड? एग्रीड? तो मैंने जो लिखा है यहाँ देखिए, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक या ओवर द रीजन ऑफ, क्या होगा, डी माइनस टी होगा या टी होगा सिर्फ? D minus T। हैं, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एग्जिस्ट है ना इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ये समझ ही नहीं आ रहा किसी को मैं जो बोल रहा हूँ? ये देखिए ना, ये जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिर्फ कहाँ है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है, या इन द रीजन ऑफ, सिर्फ टी बोलेंगे इसको, ठीक है। कोई नहीं समझ पा रहा है। एंड जो ई नॉड है ना, एंड ई नॉड एग्जिस्ट इन द रीजन डी माइनस टी। समझ आ रहा है इतना? बस इतना समझना था, ये सबसे मेन बात है। कोई नहीं समझ पा रहा है? हाँ या नहीं, कुछ तो बोल दो यार। Yes, sir। ठीक है, ये टी का ये हर जगह से कैंसिल क्यों है? ई नॉट एग्जिस्ट इन द रीजन डी माइनस टी। चलिए, तो इसलिए अगर हम लोग ये बात करें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, between the two plates
ऑफ कैपेसिटर अगर हम लोग बात करें इज गिवन बाय, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। तो एक हो गया क्या, ई नॉड, है ना, ई नॉड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ई नॉड के लिए, ई नॉड के लिए डिस्टेंस कौन सा लेंगे, D minus T. डी माइनस टी, ठीक है। और ई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके लिए कौन सा लेंगे, टी। T. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में तो बताइए। No, sir. ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग, अब अगर हम लोग चाहते हैं इसको ई नॉड को हम लोग ई नॉड ही रहने दें इंटू डी माइनस टी, प्लस ई को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, याद कीजिए अभी हम लोग के की वैल्यू क्या पढ़े थे बताइए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या पढ़े थे, दिस के इक्वल्स टू हाउ मच, 1 E. ई नॉट अपॉन में ई, पढ़े हैं अभी जस्ट। तो यहां से क्या हो जा रहा है, ठीक है, तो यहां से अब आप ये बताइए कि इस ई की जगह पे क्या लिखें, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K into E. हैं, ये क्या मजाक है, ई की जगह पे, इस ई की जगह पे ये ई है, तो ई की जगह पे क्या लिखेंगे बताइए, ये ई वहां जाएगा तो ई नॉट अपॉन के होगा E ना naught ये, by K. ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है सबको बात, कोई नहीं समझ पा रहा है, ठीक आ है, रही है सर. बार इसको, ठीक है, यस सर। ओके। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होते जा रहा है, कैलकुलेशन आप लोग डरिए नहीं, बस आसान हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए ई नॉट हमने क्या किया, दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, यहाँ से भी ई नॉट और यहाँ से भी ई नॉट कॉमन ले लिया, ले सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा कुछ, बोलो ना, यहाँ से हो गया क्या, डी माइनस टी, और ये हो गया क्या, ई नॉट बाहर है तो टी अपॉन के, एनी प्रॉब्लम, No sir. नो सर। No, sir. ठीक है। अब इस सिग्मा इस ई नॉट को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, सिग्मा अपॉन इप्सिलन sir. नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। इसी को आप थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ेंगे तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू, सिग्मा को हमने लिख दिया Q अपॉन A, ठीक है, और अपॉन इप्सिलन नॉट, है ना, इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, एग्रीड, Yes sir. ठीक है। चलिए ये आपका आ गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नाउ अब हम लोग फाइनल स्टेप कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंस C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V, ठीक है, तो इसलिए कैपेसिटेंस जो अब हमारा आएगा दिस इज इक्वल्स टू सम Q डिवाइडेड बाई Q, है ना, यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू रख रहे हैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ए हम लोग ऊपर फेंक दें और इनटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, एग्रीड। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं ये जो Q और Q है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, ठीक। तो इसके बाद यहाँ से जो C की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, दिस इज इप्सिलन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, एग्रीड, Yes, sir. ठीक है। अब इसको हम लोग चाहते हैं C नॉट के टर्म्स में लाना, ठीक है,
इसको हम लोग चाहते हैं सी नॉट के टर्म्स में लाना, तो फिर से डिनोमिनेटर में डी कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग अब इधर आते हैं, तो c इक्वल्स टू, क्या है, c इक्वल्स टू इप्सिलन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी को हम कॉमन ले लिए, यहाँ से जबरदस्ती डिनोमिनेटर में 1 माइनस, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, दिस विल बी t अपॉन डी, है ना। बोलिए। Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. या फिर एक काम कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं प्लस, है ना, ये फिर डी कॉमन आएगा तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, तो कुछ दूसरा करते हैं ताकि डी को इंडिपेंडेंट छोड़ दें हम लोग, ठीक है। ये क्योंकि इसमें नीचे एक और डी आ रहा है तो हम लोग को डी को हटाना है, ठीक है। तो हम लोग 30. हाँ, डी को हम लोग डी ही रहने देते हैं एक बार, ठीक, ओके। और फिर यहाँ से टी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो टी इंटू 1 माइनस टी अपॉन के हो जाएगा ये, ठीक है, हो जाएगा। Any 1 upon problem? ठीक है, हाँ सॉरी 1 1 upon अपॉन के, K. हाँ 1 अपॉन के। तो ये हो गया आपका एक्चुअल जो है कैपेसिटेंस, ठीक है, जब आपका डाइलेक्ट्रिक्स हमने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर में जिसकी थिकनेस टी है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है कैपेसिटेंस का जब डाइलेक्ट्रिक्स को आपने इंसर्ट किया है इसके अंदर, ठीक। अब देखिए, अगर हम लोग ये चाहते हैं यहाँ पर, ये एक फॉर्मूला यहाँ से ये है, ठीक है, ये माइनस होगा कि प्लस होगा यहाँ, ठीक है ना, ये हाँ प्लस था तो वहां पर माइनस रहेगा, यहाँ तक ठीक है। अगर इफ डाइलेक्ट्रिक wholly fills the space, मतलब पूरा का पूरा जो है ना थिकनेस दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है ना, वो डाइलेक्ट्रिक्स ही ले लें, स्पेस बिटवीन दी प्लेट्स। तो उस कंडीशन में जो टी की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, बताइए। टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप देखिए ये हो जाएगा आपका C इक्वल्स टू इप्सिलन नॉट ए अपॉन, है ना, ये था इप्सिलन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी की जगह फिर से डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ Yes, sir. इसको और हम लोग अगर लिखेंगे इप्सिलन नॉट इंटू ए, है ना, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये वहीं पे हम लोग कर सकते थे इसको डी माइनस डी और प्लस डी बाई के। अरे बात समझ में सबको। तो अब ये देखिए ये डी और ये डी कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, इप्सिलन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी, और ये के जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है, चला गया, यस और नो। तो Yes, यहाँ sir. से अब आप ये बताइए, दिस जो नया कैपेसिटेंस है वो आपका क्या होगा, दिस के इंटू इप्सिलन नॉट ई की जगह पे हम लोग इप्सिलन नॉट ए बाई डी की जगह पे क्या रखेंगे, सी नॉट, ठीक है, सिंस सी नॉट इज इक्वल टू इप्सिलन नॉट ए बाई डी। आगे बात समझ में सबको, बोलिए। और Yes, sir. के की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, के की वैल्यू लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, Greater than. ग्रेटर देन 1। तो इसलिए सी और सी नॉट में कौन बड़ा होगा, विच इज ग्रेटर, सी और सी नॉट। C naught. C naught. पक्का है। अगर मैं देखिए यहाँ पर ऐसे लिखूं, C इक्वल्स टू के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 2 टाइम्स सी नॉट, कौन बड़ा है, सी नॉट बड़ा है या सी बड़ा है, C. सी बड़ा हुआ ना, सी जो है इस सी नॉट का ट्वाइस है, तो यानी कि सी नॉट छोटा हुआ ना, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे जैसे यहाँ 10 लिखा, यहाँ 2 लिखा, तो यहाँ पर 5 लिखा,
ये देखिए 5 क्या है, सी नॉट है, 10 क्या है, सी है, कौन बड़ा हुआ? विच इज ग्रेटर? C. सी। समझ आ रही बात सबको? तो इन दिस केस सी इज ग्रेटर देन सी नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? हाँ, कैपेसिटेंस, अब जो नया कैपेसिटेंस सी है वो पहले से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? अरे पहले सी नॉट था पहले, अब सी हुआ तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ ना। Yes, sir. इंक्रीज किसकी वजह से इंक्रीज हुआ? किसकी वजह से इंक्रीज हुआ? क्या किया था हमने, चेंज क्या किया के की वजह। है? गधा, के की वजह से क्या होता है? क्या चेंज किया था हमने? Dielectric. डाइलेक्ट्रिक, है ना, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। आगे बात समझ में सबको इतना? तो Yes. याद कीजिए, स्टार्टिंग में जब हम लोग ये पढ़ रहे थे, सबसे शुरू में हमने क्या लिखा था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ये देखिए, ये ना पर्पस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब समझ में आ रही बात? ठीक है। और देखिए, जितना भी हम लोग पढ़े हैं अभी तक में, सब के सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। यहाँ के की वैल्यू 1 पढ़ा, ठीक है, ये ई नॉट बाई ई पढ़ा, ठीक है, ये सब हमारा, ये क्या हो गया यहाँ पे, उल्टे सीधे काम, ऐसा भी होता है क्या? ठीक है। तो आई होप कि ये सब बातें सबको समझ में आ गई होगी कि नहीं आई? आ गई, सर। ठीक है। तो अब अभी हमने ये देखा कि जो C की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू C अपॉन सी नॉट, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, C इन मीडियम, यानी कि डाइलेक्ट्रिक्स डिवाइडेड बाई C, है ना, एक्चुअल, है ना, ओरिजिनल C बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग K की वैल्यू को बोल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, इस K की वैल्यू को हम लोग क्या पढ़े थे अभी, E नॉट बाई ई या E बाई ई नॉट, ये बताइए, E नॉट बाई ई या E बाई ई नॉट? E naught by E naught by E. E नॉट बाई ई, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब इसमें आप ये बताइए, फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ई होता है ना, सॉरी, क्यू yes, इंटू ई होता है ना, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है ना। तो फोर्स बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, चार्ज अगर कांस्टेंट है तो प्लेट्स पे, कैपेसिटर पे, प्लेट्स पे चार्ज कांस्टेंट होता है। समझ में आ रही है ना? तो इसलिए हम लोग यहाँ से एक और रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, फोर्स, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, दैट इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ, है ना। समझ आ रही है बात? ये भी हो गया एक, बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, yes, sir. ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ से एक और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि सिंस Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी, और Q जो है आपका कांस्टेंट है, चार्ज प्लेट पे कांस्टेंट है, इसका मतलब C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं K जो है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, देखिए ये क्या था, C बाई सी नॉट था, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो V नॉट बाई V हो जाएगा। होगा या नहीं? कोई नहीं बोल रहा है। ये की वैल्यू V नॉट बाई V नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है। तो ये सब बातें, इसका मतलब हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए, K इक्वल्स टू, है ना, ये हो गया हमारा E नॉट बाई E, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू F नॉट बाई F, दिस इज इक्वल्स टू V नॉट बाई V, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस बाई कैपेसिटी बाई C नॉट, ठीक है। और
इसको हम लोग एक और बोल सकते हैं कि के को हम लोग क्या बोलते हैं, इप्सिलन आर भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय इप्सिलन नॉट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, कि इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जनरली एक जगह पर कहीं नहीं मिलेगी, और एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी बुक में है। तो सबको मैंने एक साथ आपको कंक्लूड कर दिया, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है, कि नहीं आई समझ में? आई सर। इसको मैंने क्यों निकाल के रखा था, चलिए ठीक है, इसका जब रिवीजन करेंगे तो थोड़ा बहुत पीपीटी से ये सब चीजें समझा दूंगा मैं, ठीक है, इसकी जरूरत तो अभी नहीं है। और क्या निकाल के रखा था समझाने के लिए, एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या कीजिएगा आप लोग, अब खुद से पढ़िएगा, इसमें देखिए शॉर्टकट में सारी बातें, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है, ई नॉट, फिर आपका यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाइनली ये सब बातें आपको समझ में आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, हाँ, इसको पूरा अपने से पढ़िएगा। ये देखिए के इक्वल्स टू सी बाई सी नॉट आपका आ गया, ठीक है। ये फाइनल जो आपको खुद से इसको पढ़ के देखना है, शॉर्टकट मारा है एनसीईआरटी में, और कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, इसलिए मैंने आपको डिटेल से इसको बताया है, ठीक है। अगर आपके पास में थोड़ी सी और एनर्जी बची हो तो 2-4 मिनट में मैं एक एग्जांपल कराना चाह रहा था, अगर करना चाहेंगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटा से ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, 2-4 मिनट लगेगा। इसको करना चाहते हैं या नेक्स्ट क्लास में करना है, ये बताइए। करा दो सर। हाँ, करा देता हूँ, तो इससे क्या फायदा होगा आपको, मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में पूछा भी है बहुत बार क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए क्या लिखा है कि स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, उसका जो स्लैब का जो एरिया है वो भी सेम है ना, जितना प्लेट्स का एरिया है उतना ही इसका भी एरिया है, एंड बट हैज अ थिकनेस 3/4 टाइम्स डी। तो इसको हमने क्या किया, 3/4 टाइम्स डी में, तो ये आपका पूरा डी है, ठीक। और ये जो इसकी डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है टी, जो जिसको हम लोग बोलते थे, दिस इज 3/3d/4, ठीक है, where d is the separation between the plates. How is the capacitance change when the slab is inserted between the plates, ठीक है। तो आपको दो तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। एक तो आपको अभी मैंने क्या बताया, सीधा कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको तुरंत अभी फॉर्मूला बताया था आपको। फाइनली क्या कीजिए, यहाँ पर इस फॉर्मूले में, ये जो है ना, इस फॉर्मूले में आप क्या कीजिए, डी तो है ही, और इस थिकनेस की जगह आप क्या कर दीजिएगा, 3d/4 कर दीजिएगा। बात नहीं समझ में आई मेरी? यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, इस टी की जगह पे क्या कर दीजिएगा, 3d/4, ठीक है, और आपका एक ही बार में कैपेसिटेंस निकल जाएगा। समझ नहीं आया किसी को? यही बोला ना कि हमने जो इंसर्ट किया है डाइलेक्ट्रिक्स, वो इसकी थिकनेस 3d/4 होनी चाहिए, तो 3d/4 रख देंगे यहाँ पर थिकनेस पे, हमारा कैपेसिटेंस निकल जाएगा, सिंपल। अब दूसरे तरीके से, इसको बेसिक तरीके से एनसीईआरटी ने सॉल्व किया है, ठीक है। आप लोग इसको करके दिखाइएगा मुझे, जो मैंने अभी आपको बताया शॉर्टकट तरीका, ठीक है, एक ही बार में कैसे आ रहा है, ठीक। चलिए अब ये देखिए, कहाँ थे हम लोग, हाँ। तो इसमें क्या बोला है कि जब हम लोग इसमें डाइलेक्ट्रिक वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंसर्ट कर दिया, ई नॉट, ठीक है। तो ई नॉट इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई डी, ठीक। अब ई की वैल्यू अभी हमने पढ़ा है, ई इक्वल टू ई नॉट बाई के, क्योंकि हम जानते हैं कि ई बाई ई नॉट जो है वो हमारा के बराबर होता था, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, है ना। क्लियर है सब कुछ, ठीक। तो यस सर। ई नॉट बाई पढ़ा था, सॉरी, ई नॉट बाई ई, तो इसलिए ई के टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर वही फिर से, अभी हमने जो बेसिक हम लोग पढ़ रहे थे डेरिवेशन के लिए, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टोटल, दिस पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अब ये बताइए मुझे कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में
ई नॉट लगेगा या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये बताइए। ई नॉट यूज होगा या ई यूज होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर में, ई नॉट होगा या ई होगा? ई को हम लोग ई नेट भी बोल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा होगा बताइए जल्दी से। E naught. हे भगवान, क्या अभी आप लोग क्या सीख रहे थे ये बताइए। ई नॉट हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर में तो जो लगेगा वो कौन सा लगता था, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ना। ई नॉट हमारा कहाँ पर लगेगा बताइए। अब ये तो हमने खा लिया बैठ के, डाइलेक्ट्रिक को दे दिया, तो इस रीजन में तो लगना नहीं है ई नॉट। तो ई नॉट कहाँ लगेगा, इस रीजन में, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यानी ई नॉट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ d/4 डिस्टेंस में होगा अप्लीकेबल, है ना, एग्रीड। और जो ई नेट है आपका, ई है वो 3d/4 में लगेगा, है ना। तो ई नेट आपका अभी हमने देखा था, दिस इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, सिंपल। ये देखिए, है ना, समझ ही नहीं आ रही बात किसी को? ठीक है, तो ई नॉट इंटू d/4 प्लस ई इंटू 3d/4, ठीक है। ये 3d/4 में रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ओके। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट से। ई नॉट इंटू d/4 जो है आपका, ये कॉमन आ गया, ठीक है। ई नॉट इंटू d/4 कॉमन आ गया, तो इसको यहाँ से सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके ये आपका v नॉट आ गया, इसको सॉल्व कीजिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट किया, तो k+3 डिवाइडेड बाई 4 के टाइम्स जो है इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, आप कैसे डिक्रीज हुआ ये देख लीजिए, जिसकी जगह पे आप कुछ भी रख के देख लीजिए, k की जगह 3 रख लीजिए, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 12, तो हाफ हो जाएगा, है ना। तो यानी हाफ हो गया, यानी डिक्रीज हुआ। कुछ भी वैल्यू k की रखिए 1 से बड़ी होती है, ये डिक्रीज रहेगा, यानी पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, ठीक है। कितना टाइम्स डिक्रीज हो गया पोटेंशियल, इतना टाइम्स। तो हम लोग जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है, Q, है ना, बाई V, ठीक है। चार्ज सेम है, तो इसका मतलब है कि जब V हमारा इतना टाइम्स डिक्रीज हुआ है तो कैपेसिटेंस, यानी C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर इतना टाइम्स डिक्रीज हुआ है तो कैपेसिटेंस इतना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे कि पोटेंशियल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय दिस वैल्यू, इसका उल्टा रेसिप्रोकल, है ना। ये आप यहाँ से ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं आप यहाँ पर कि चार्ज क्योंकि सेम है तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय 4k डिवाइडेड बाय k + 3, इतना टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसी को आपको मैंने अभी जो बताया था, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में भी पुट करके देखेंगे, तो t की जगह 3d/4 पुट कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा जो अभी मैंने यहाँ से बताया। एग्रीड, कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।